नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में बदले हुए राजनीतिक हालात के बीच चर्चा सबसे ज्यादा अब लोकसभा चुनाव 2024 की हो रही है और हर किसी की नजरें अब 2024 के लोकसभा चुनाव पर जाकर टिक गई हैं। चाहे मतदाता हो या फिर पॉलिटिकल पार्टियां हों, रणनीतियां भी उसी लिहाज से बनाई जा रही हैं, समीकरण भी उसी लिहाज से तय किए जा रहे हैं और रैलियां भी अब आपको धीरे धीरे उसी लिहाज से होते नजर भी आएंगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 3 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। इन 3 सीटों में 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 1 सीट आरजेडी के खाते में गई है। यानी कि अभी तक का जो पलड़ा है वो बीजेपी का थोड़ा भारी नजर आया है। लेकिन एक तरफ महागठबंधन जहां 7 दल है, दूसरी तरफ बीजेपी जिसके पास केवल लोजपा का समर्थन है। क्या 2024 में गुल खिला पाएगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भी महागठबंधन वर्सेस एनडीए आपको चुनावों में नजर आने वाला है। उपचुनाव के नतीजे तो आप जान गए विधानसभा के, लेकिन अब विधान परिषद के 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। यानी विधानसभा की टेस्टिंग के बाद अब बारी विधान परिषद की है और इन विधान परिषद के सीटों में सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो महागठबंधन के ही खाते में हैं। यानी महागठबंधन के लिए एक चुनौती होगी कि वो अपने सीटों को बचाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास ये मौका होगा कि उपचुनाव विधानसभा के जो 3 संपन्न हुए उसमें तो उसने बाजी मारी ही, अब विधान परिषद की सीटों पर भी अपना पताका लहराया जाए। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा विधान परिषद का जो गणित है वो समझा देते हैं। आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं कि बिहार विधान परिषद में कुल 75 सीटें आती हैं और इन 75 सीटों के जो हैं वो अलग अलग कोटा बटे हुए हैं। यानी 5 प्रकार की ये सीटें हैं। इनमें से 27 सीटें विधानसभा कोटे की हैं, 24 सीटें लोकल बॉडी की हैं यानी कि स्थानीय निकाय के जो पिछले वर्ष चुनाव संपन्न हुए, 6 सीटें आपको स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मिलेंगी, 6 सीटें आपको शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की मिलेंगी, जबकि 12 जो सदस्य होते हैं वो मनोनीत होते हैं। इस प्रकार ये कुल संख्या 75 होती है। अब इसमें किसके पास ज्यादा सीटें हैं और किसके पास कम सीटें हैं, ये अगर आप मुझसे महागठबंधन की सरकार बनने से पहले पूछते तो उसमें एनडीए का पाला जो है वो भारी नजर आ रहा था, क्योंकि नीतीश कुमार भी साथ थे। लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ क्या छोड़ा, विधानसभा में तो उनका गणित गड़बड़ाया ही, विधान परिषद में भी पूरा गणित गड़बड़ा गया है। अब जो आंकड़े पहले एनडीए के पक्ष में थे वही आंकड़े विधान परिषद में अब महागठबंधन के पक्ष में आ गए हैं। अब हम आपको पार्टी वाइज भी बता देते हैं कि किसके पास कितनी सीटें हैं एमएलसी की। उसमें अगर बात हम महागठबंधन की करें तो जेडीयू के पास सबसे ज्यादा 25 सीटें हैं, आरजेडी के पास 14 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 4 सीटें हैं, सीपीआई के पास 1 सीट है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 1 सीट है और 4 निर्दलीयों का भी इनको समर्थन मिला है। इस तरह कुल जो संख्या महागठबंधन की विधान परिषद में हो जाती है वो 49 हो जाती है। अब बात कर लेते हैं एनडीए की। तो एनडीए में एक तो बीजेपी है जिनके पास 23 सीटें हैं, जबकि दूसरी आरएलजेपी है यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पारस गुट की, उनके पास एक एमएलसी हैं जो कि लोकल बॉडी से पिछले वर्ष चुनाव जीते थे, भूषण कुमार। इस तरह कुल जो सीटों की संख्या है वो 24 हो जाती है, जबकि एक निर्दलीय का समर्थन इनको भी है। इस तरह से ये संख्या 25 हो जाती है। यानी 49 महागठबंधन, 25 एनडीए, इसकी संख्या हो जाती है 74। एक सीट है खाली जो कि सारण से एमएलसी थे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के केदार पांडे, उनका निधन हो गया है, तो उस सीट पर भी अब उपचुनाव होने जा रहा है। तो ये तो आंकड़े हमने आपको बताए एमएलसी के विधान परिषद का क्या कुछ गुना गणित है। अब हम आपको बता देते हैं कि किन किन सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, कौन कौन वहां से एमएलसी हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि 2 स्नातक स्तरीय सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, जिसमें एक वीरेंद्र नारायण यादव हैं जो कि जेडीयू से पिछली बार चुनाव जीते थे सारण स्नातक क्षेत्र से। 2017 में यह चुनाव हुआ था, मई 2023 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, इस पर चुनाव होगा। और दूसरे हैं अवधेश नारायण सिंह जो कि 2017 में बीजेपी से यह चुनाव जीते थे गया स्नातक क्षेत्र से, इनका भी मई में ही कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब है कि
स्नातक स्तरीय जो 2 सीटें खाली हो रही हैं, तो इस पर चुनाव अप्रैल के महीने में कराया जा सकता है, ये अनुमान है। अब दूसरी बात है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की। यहां भी 2 सीटें खाली हैं। एक सीट है संजीव कुमार सिंह की, जो कि जेडीयू से पिछली बार 2017 में जीते थे, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से, और दूसरे हैं संजीव श्याम सिंह, ये भी जेडीयू से जीते थे, गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से। इसके अलावा एक सीट है जो कि सीपीआई के एमएलसी थे केदार पांडे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था, और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ये चुने गए थे, तो इनके सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। तो इन 5 सीटों पर चुनाव कराए जाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से आपको महागठबंधन वर्सेस एनडीए यहां पर देखने को मिलने वाला है। चिराग पासवान ने लोकल बॉडीज के चुनाव में अपने कैंडिडेट उतारे थे, देखना होगा कि क्या इस बार भी उतारेंगे या फिर बैकफुट पर रहना ही पसंद करेंगे। हालांकि जब नागालैंड में उम्मीदवार उतार दिए तो यहां पर नहीं उतारे, इसकी ज्यादा आप उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि चिराग पासवान है, कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल आपको ये उठेगा कि ये जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, तो इनमें जो वोटिंग होगी वो कौन लोग करेंगे, तो हम आपको वो भी बता देते हैं। देखिए, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जो मतदाता होंगे वो वैसे लोग होंगे जिन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री हासिल कर ली हो, यानी कि वो स्नातक की परीक्षा पास कर चुके हैं, उनके पास डिग्री आ गया हो और उनका नाम जो है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की जो मतदाता सूची है उसमें जुड़ा हुआ हो, तो वो लोग इसमें वोट कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का, तो वैसे लोग इसमें मतदाता होते हैं जो कि शिक्षक होते हैं और उनके पास शिक्षक होने का जो अनुभव होता है लगभग 3 साल का वो हो, और चाहे हाई स्कूल के हों चाहे यूनिवर्सिटीज के हों, और उनका भी नाम जो है वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में जुड़ा होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं चुनाव की प्रक्रिया की, कि इनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है। तो लगभग वही प्रक्रिया है जैसा कि लोकल बॉडीज का जो भी हाल ही में चुनाव संपन्न हुआ था। इसमें भी जो भी उम्मीदवार जीतेंगे उनको 50% से अधिक मत हासिल करना होता है। वरीयता के आधार पर जो मत हैं वो दिए जाते हैं, यानी कि अगर आपका पसंद 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं और आपका पहला पसंद जो है उसके नाम के आगे आपको 1 लिखना होगा, जो दूसरा पसंद है उसके नाम के आगे 2 लिखना होगा। उसी तरह से आखिरी तक आपको जितने भी कैंडिडेट हैं उनके वरीयता के आधार पर आपको नंबरिंग देनी होती है। उसी आधार पर ये चुनाव की प्रक्रिया होती है, यानी कि कम से कम आपको 50% से अधिक वोट लाने होंगे तभी आप ये चुनाव जीतेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो ये 5 सीटों का चुनाव है, जिसमें कि एक सीट केवल बीजेपी के पास है, वो गया स्नातक क्षेत्र के अवधेश नारायण सिंह, जबकि 4 सीटें जो है वो महागठबंधन के पास है, जिनमें 3 जेडीयू के पास और 1 सीपीआई के पास थी। तो कौन इसमें बाजी मारता है, इसके संबंध में अलग अलग सीटों का भी विश्लेषण आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, अब बिहार में किसी भी प्रकार का जो चुनाव होता है उसमें एक चीज देखने को खूब मिल रही है कि ये मत सोचिए कि ये वैसा चुनाव है तो ये ऐसा चुनाव है। हर चुनाव जो है अब वो कांटे को की देखने को मिल रही है। लोकल बॉडीज का जो एमएलसी का चुनाव हुआ 24 सीटों का पिछले वर्ष, हमने देखा किस प्रकार के जो बड़े बड़े नेता थे वो प्रसार करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए। और आप इस बात को भी मानिए कि ये जो चुनाव होते हैं उसमें खासकर धनबल वाले जो लोग होते हैं उनका जो प्रभुत्व होता है वो ज़्यादा नजर आता है, यानी उसी प्रकार के लोग ये चुनाव लड़ते भी हैं। हालांकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बात पैसे की नहीं बल्कि पसंद की होनी चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे जो है ना वो चुनाव के जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत कुछ बदल गए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि जिनके पास पैसा है वही लगातार बाजी मार रहे हैं। ये शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव इसलिए कराए जाते हैं ताकि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो एमएलसी बने और वो सही मायनों में जो जरूरत की बातें होती हैं वो सदन के अंदर करे। शिक्षकों की समस्या है उसको भी उठाए, जो पढ़ाई कर रहे हैं स्नातक स्तरीय जो युवा हैं उनके भी मुद्दे को उठाए। लेकिन हम अक्सर यह देखते हैं कि अब कहानियां जो हैं वो लोगों के
हित से ज्यादा पॉलिटिकल बनकर रह जाती हैं और पॉलिटिकल पार्टियों के आधार पर ही अब गुनागणित लगते हैं और इस प्रकार के चुनावों में भी जातीय रंग अब घुसने लगे हैं, जो कि ठीक नहीं है। देखना होगा कि किस प्रकार के उम्मीदवार इन पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा इस चुनाव में बनाए जाते हैं और किसका पलड़ा भारी होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।